डॉक्टर सूर्यकांत आ गए हैं। आई विल जस्ट, डॉक्टर सूर्यकांत का भी समय बहुत वो है मुश्किल, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर अनूप को मैं भी सुनना चाहूंगा। आई ऑल्सो वांट टू। सर कैसे हैं अनूप सर जी? ठीक सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। डॉक्टर सूर्यकांत का कोई परिचय की बहुत जरूरत नहीं है, कम से कम बहुत से व्यूअर्स को। डॉक्टर सूर्यकांत इस समय जो KGMU है, जो जो जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेसर एंड हेड रेस्पिरेटरी मेडिसिन है। मैं इनकी बाकी चीजें फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरे कार्यक्रम का बहुत समय चला जाएगा। जो इनके अवार्ड्स हैं, जो इनके पेपर्स हैं, जो ये, और आप इनको आज आज के मामला किसी ना किसी पेपर में रोज लिख रहे हैं, बहुत लोगों के बीच जा रहे हैं, आम आदमी की समस्याओं को पे बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक किसमें लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को कम किया जाए। डॉक्टर सूर्यकांत जो KGMU में जिसने भी इलाज कराया है, वो कई लोगों के लिए भगवान के रूप में आज से पहले भी मानते थे, आज तो भगवान ही साक्षात भगवान है। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात कि एक रोज तमाम SOPs आ रहे हैं, प्रोटोकॉल आ रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर। अब उसमें थोड़ा एक आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है, क्योंकि हर आदमी प्रोटोकॉल दे रहा है। तो आपको नहीं लगता है कोई एक सेंट्रल एजेंसी या कोई एक इस तरह का प्रोटोकॉल हो जाए जो आपकी? हाँ जी। देखिए सर, मैं अपनी बात रखूं उसके पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपके सामने रख दूं, तभी मैं अपनी बात रख पाऊंगा। जी, जी, जी। आज परिचय जरूर आपने KGMU को दे दिया, लेकिन आज जिस हैसियत से मैं यहां बोलने बैठा हूं, वो मेरी ऑन रिकॉर्ड नोट की जाए कि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज, जो IMA की स्पेशलिस्ट ग्रुप है, उसकी एक ब्रांच है, IMA AMS, उसका मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूं। और आज जो मैं बोलूंगा वो IMA AMS के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते ही बोलूंगा। अब मेरे पास कोई बंधन नहीं है, न KGMU का बंधन है, न किसी और का बंधन है, न प्रोटोकॉल का बंधन है, न कुछ है। मेरा ये मानना है कि हमने 14 महीने में जितना नुकसान हमारा कोरोना ने नहीं किया है, उससे ज्यादा नुकसान प्रोटोकॉल ने किया है। और मैं ऑन द रिकॉर्ड प्लेस से कह रहा हूं, बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। अरे पब्लिक तो पब्लिक छोड़िए साहब, हम लोग प्रोटोकॉल से परेशान हो गए। एक प्रोटोकॉल समझ नहीं पाते, दूसरा प्रोटोकॉल आ जाता है। जी। अब देखिए 14 महीने में हमें भी समझ हो गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी समझ ज्यादा है इसलिए प्रोटोकॉल हम बनाएंगे, या प्रोटोकॉल लिखने की आदत हमें है इसलिए हम बनाएंगे। देखिए चिकित्सा विज्ञान में जो उपचार किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, दो अनुभवों के आधार। एक एविडेंस बेस्ड, जैसा अनूप सर बता रहे थे कि भाई ये ट्रायल हुआ, ये एविडेंस हुआ, ये स्टडी हुई, उससे जो एविडेंस आया उसके कारण आप आगे बढ़े। और ये तो होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। और ये जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है इसका भी उतना ही महत्व है जितना एविडेंस बेस्ड है। अब हमारे देश में क्या है कि जैसे अनूप सर जैसे लोग दिल्ली में हैं, बैठे हैं, थोड़ा सेंसिटाइव हैं, थोड़ा टाइम मिल जाता है, स्टडी को पब्लिश कर दिया, पेपर पब्लिश कर दिया। एक हम लोग जो हैं वो उसकी बैल की तरह बिल्कुल लगे हुए हैं, कहीं ध्यान में नहीं देना। फिर भी हम लोगों ने, हमारी टीम ने 5-6 पब्लिश पेपर कर दिए, तब भी इस ऑड सिचुएशन में भी। और दूसरी बात क्या है कि हमें अगर अपने देश के लोगों की जान बचानी है तो हमें अपने देश के लोगों की क्या परिस्थिति है, क्या उनकी स्थिति है, इसको समझना पड़ेगा। बिना उसके समझे हम अपने लोगों की जान नहीं बचा सकते हैं। अब देखिए जो इवोल्यूशन हुआ है 14 महीने का ट्रीटमेंट का, मुझे मालूम है सर अभी बता रहे थे काफी कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सी बातें कह दूं। शुरुआत हुई थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से, कितना डंका बजा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाइए और कोरोना दूर भगाइए। और हमारे यहाँ हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया, हेल्थ केयर वर्कर की प्रोफाइलेक्सिस शुरू हुई, हमने भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खिलानी शुरू की, खुद भी खाई। 2 महीने के बाद पाया कि 17% लोगों को कोई ना कोई उसके साइड इफेक्ट हो गए, बंद कर दी। हम लोग, हमारे जूनियर डॉक्टर बोले सर हम नहीं खाएंगे ये दवा, क्लोरोक्विन हम नहीं खाएंगे। किसी को गैस्ट्राइटिस हो गई, किसी के ECG में चेंजेस आ गए, किसी को कुछ हो गया, रेस्टलेस हो गई, रात को नींद नहीं आई, घबराहट हो गई, वगैरह वगैरह। हमने भी बंद कर दी, सब लोगों ने बंद की। फिर एक ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत फेमस स्टडी हुई आइवरमेक्टिन की। हालांकि अनूप सर थोड़ा आइवरमेक्टिन के खिलाफ बोले, मैं बोलता हूँ मेरी पहचान आइवरमेक्टिन से है, तो मैं आइवरमेक्टिन के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दूँ कहाँ से शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुई आइवरमेक्टिन की, और उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी दवा है। उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया आइवरमेक्टिन
डॉक्सीसाइक्लिन और जिंक, ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन का बड़ा फेमस हुआ। ऑस्ट्रेलिया में काफी रिवोल्यूशनरी उन्होंने ट्रीटमेंट चेंज किया और ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन से काफी लोगों को, फिर ये धीरे धीरे लैटिन अमेरिकी, साउथ अफ्रीकन, इन सब देशों में गया और उसके बाद बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने बहुत बढ़िया स्टडी की। अब आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब एक से एक निकला है, लेकिन आप देखिए दोनों का वो अलग है एकदम। पाकिस्तान किसी और में इंटरेस्ट रखता है, बांग्लादेश ने एकेडमिक और काफी अच्छी पैरामीटर्स ऑफ फर्क हो गए हैं, दे आर डूइंग वेल। उनका रुझान अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है। आप देखिए चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इनकी इकोनॉमी हो, चाहे वो उनका, आप देखिए वो जो कोई भी पैरामीटर हो, कोई भी पैरामीटर, वो जो ग्रामीण बैंक का वो जो है, कोऑपरेटिव बैंक का उनका, जिनको नोबेल मिला, वो बड़े नाम भूल रहा हूं मैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर्स बहुत दोस्त हैं ढाका में, मतलब 2-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं भी एंटी टोबैको काम करता हूँ, एक मिस्टर पटवारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बांग्लादेश के, उनसे मेरे बड़े अच्छे हैं। उनको मैंने बुलाया केजीएमसी में, उनका लेक्चर करवाया। तो मेरा एक छोटे भाई की तरह दोस्त है, उसको मैं बुलाता रहता हूँ कॉन्फ्रेंस में, तो उसने वो स्टडी भेजी बांग्लादेश की। तो हम लोगों के, ये जून का महीना था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया के हम 18 एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हुए कि भाई आइवरमेक्टिन पे कुछ किया जाए। हम लोगों ने वेबिनार की, ऑनलाइन मीटिंग की और किया, और आइवरमेक्टिन का कोई एक कंप्लीट रिव्यू कहीं एक जगह नहीं था। तो हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर, दैट वाज द फर्स्ट व्हाइट पेपर ऑन आइवरमेक्टिन इन द वर्ल्ड, दुनिया में। जी, बहुत कम लोगों को मतलब आगे आया, मीडिया में कम आया है। तो वो व्हाइट पेपर हम लोगों का जुलाई में पब्लिश हुआ, और इतना जबरदस्त उसको रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी उसकी बढ़ गई कि WHO को अपनी वेबसाइट पे उसको डिस्प्ले करना पड़ा। और जिस दिन WHO पे डिस्प्ले हुआ, बॉम्बे से मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आया, डॉक्टर सूर्यकांत, हाँ तुम्हारा आइवरमेक्टिन तो WHO की वेबसाइट पे दिख रहा है। मैंने कहा वाह क्या बात है। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो फर्स्ट 4 ऑथर उसमें दिख रहे थे। नेचुरली मैं फर्स्ट 4 ऑथर में था, मेरा नाम भी दिख रहा था। तो भाई घर में खुशी की लहर आ गई, भाई WHO की वेबसाइट पे डॉक्टर सूर्यकांत छा गए, लखनऊ का नाम छा गया, उत्तर प्रदेश का। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार का उस व्हाइट पेपर पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ और आइवरमेक्टिन में इंटरेस्ट, मैं मानता हूं। फिर हमारे अमित मोहन प्रसाद जी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ के, उन्होंने मुझे एज ए एक्सपर्ट बुलाया और इस पर 2-3 मीटिंग की, और फिर जाकर वो 6 अगस्त 2020 को आइवरमेक्टिन के प्रोटोकॉल का जियो उत्तर प्रदेश सरकार। सो यूपी वॉज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे इस कंटिनेंट में, कि पहली बार हम लोगों ने ये जियो लागू किया। और जितने होम आइसोलेशन के पेशेंट थे सबको आइवरमेक्टिन दिया, जितने माइल्ड केसेस थे सबको आइवरमेक्टिन दिया। और आज तक प्रोफाइलेक्सिस यानी बचाव के लिए हम डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर, आपको बता दूं, यही दवा खा रहे हैं, अब भी खा रहे हैं बचाव के लिए। पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, फिर महीने में एक बार। हम अभी भी कैलेंडर में हमारा वो डेट पड़ी हुई है, श्रीमती जी कहती हैं आज तुम्हारा आइवरमेक्टिन डे है, खा लो आइवरमेक्टिन। डॉक्टर साहब, ये बाकी दर्शक भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आपने मुझे पहले बताया था, मैं उसको फॉलो किया। फिर जब से कोविड हो गया तो पहले दिन, ये एक बार फिर 30वें दिन, और फिर महीने में एक बार। ठीक है। तो मैं ये इतना तो नहीं कहता, क्योंकि बाकी दर्शकों के लिए इतना खाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बाकी दर्शकों के लिए आ रहा हूं। बाकी दर्शकों के लिए मैं बता दूं, वो केवल 2 गोली उन्हें खानी है। अगर घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है तो पहले दिन और 7वें दिन 12 मिलीग्राम की गोली रात को खाने के 2 घंटे के बाद। ये उसके लिए है, पब्लिक के लिए है, आपका द पब्लिक के थ्रू पब्लिक के लिए 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन, जिस दिन रिपोर्ट आई किसी मरीज की, मान लीजिए कोविड पॉजिटिव, उस दिन खा लिया, और 7वें दिन खा लिया। बस 2 दिन खाना है उनको। ये वाला शेड्यूल हम लोग, क्योंकि हम लोग तो मरीजों के बीच में रह रहे हैं, तो हमारे घर में तो रोज मरीज ही मरीज है। हमारा घर तो बिना मरीज के है ही नहीं, तो हमें तो रोज खाना है। हमें तो हमारा प्रोटोकॉल अलग है। तो पब्लिक का प्रोटोकॉल ये है, पहले दिन और 7वें दिन। ये बचाव के लिए है, उपचार के लिए मैं अभी और बताऊंगा। ये बचाव के लिए है। वो फैमिली कॉन्टैक्ट जिनके घर में कोई कोविड का पेशेंट है, उनके ये बचाव के लिए है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की जियो के अनुसार, जिसमें मैं एक्सटर्नल एक्सपर्ट था, तो उसके अनुसार आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन ये डुअल कॉम्बिनेशन है, और बहुत अच्छी तरह से आइवरमेक्टिन क्या करता है, वायरस को कोशिका के अंदर घुसने नहीं देता है। ये जो ACE2 रिसेप्टर्स, स्पाइक प्रोटीन होती हैं, वो वहीं पे पकड़ लेता है, भैया हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। वो कबड्डी की तरह होता है ना, वो नहीं छूने देंगे वो बीच वाले लाइन, तो वहीं रोक लेता है। और ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है,
ये अंदर गलती से अंदर आ गए तो अंदर हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों ऐसे दोस्ती से लड़ाई लड़ते हैं वायरस के खिलाफ। तो इनका कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, और इनके साथ अगर जिंक और मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन दिया। हमारे यहाँ ये ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन बहुत कम कंपनी लाई है, कम आता है। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, और उसके साथ हम लोग कहते हैं, बच्चा लोग पढ़ते हैं ना ABCD, तो उसमें से A हटा दीजिए तो विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो 3 ड्रग अलग और 3 इतर विटामिन, ये 6 दवाओं का पर्चा बनता है। यही यूपी सरकार का प्रोटोकॉल है, यही डॉक्टर सूर्यकांत का प्रोटोकॉल है। ये हमारे सब भाई बहनों के लिए द पब्लिक के थ्रू, आप इसकी फेसबुक लाइव या जिस पे भी डाल सकते हैं, जिसमें 3 दवाएं हैं जो वायरस के खिलाफ काम कर रही हैं मिलके, और 3 विटामिन है जो इनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वो होता नहीं जैसे वो जोर लगा के हैया, आप देखा होगा वजन अपने हमारे पब्लिक उठाती है, तो 3-4 तो मेन आदमी होते हैं जो किसी चीज को वजन को उठाते हैं, और बाकी पीछे ऐसे ही हाथ लगाते हैं। ठीक है, या लोग, या आपने देखा वो कभी गाड़ी बंद हो जाए धक्का लगाते हैं, तो मेन आदमी 2 धक्का लगा रहे होते हैं, उसके पीछे से पीछे कई लगा रहे होते हैं 7-8। तो ये उसी टाइप की चीज है कि 3 दवाएं जो हैं वो वायरस को एकदम डायरेक्ट अटैक कर रही हैं, यानी आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक। जिंक थोड़ा सपोर्टिव रोल में है, जैसे हीरो हीरोइन और कैरेक्टर का रोल, और ये एक्स्ट्रा रोल में है हमारे विटामिन ABCD हम लोग पढ़ते हैं, A हटा दीजिए, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D। तो ये तो हो गया हमारी जो दवा का प्रोटोकॉल चलता है। अब मैं एक बात करूंगा कि आज हमारे घर में फ्रिज हो चन हो, टीवी हो चन हो, AC हो चन हो, लेकिन एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पल्स ऑक्सीमीटर ये बहुत जरूरत बन गया है। और मैंने ग्रामीण भाइयों के लिए कहा है कि भाई अभी पंचायत चुने, गांव प्रधान जीते हैं, उनको बधाई देने जाओ और उनसे ट्रीट में, उनसे पार्टी में कुछ मत मांगो। भैया दावत नहीं चाहिए, कोरोना काल चल रहा, हमको दावत नहीं चाहिए, हमको पल्स ऑक्सीमीटर दिलवाई दो बस। गांव के प्रधान से यही मांग लो, BDC से मेंबर से यही मांग लो, जिला पंचायत सदस्य से यही मांग लो, पर्याप्त मात्रा में गांव में अपने पल्स ऑक्सीमीटर हो जाए। और भाई कुछ मत करो, कोरोना काल चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है, सुबह शाम सबकी उंगली सैनिटाइज करा करू के और सबकी उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी अपनी रीडिंग ले लो। जैसे EVM में बटन दबाने जाते हो, आप समझ लो कि रोज अपनी उंगली में टेस्ट कराना है। अगर ये आदत गांव वालों ने डाल ली अपनी सुबह शाम ऑक्सीजन चेक कराने की, कोई गांव में मरेगा नहीं, कोई गांव में नहीं रह पाएगा। मैं द पब्लिक के माध्यम से अपने बड़े भाई आनंद वर्धन सिंह की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, कि अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो गांव वालों का चिकित्सा प्रोटोकॉल मैंने अलग बनाया है और बड़ी मेहनत करके बनाया है। ये मैंने दिमाग से नहीं बताया है, सब प्रोटोकॉल तोड़ के मैंने दिल से बनाया है। वो मैं 1 मिनट इसलिए रोक रहा हूं, आपने गांव की बात की और अभी तक गांव की बात मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं सुना। मैंने जो गांव के लोगों की बात कर रहा हूं, वो बता रहा है ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये गांव के लोगों को कहाँ है। मैं एक थोड़ा ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं जो एज आपके IMA के प्लेटफॉर्म से पूछ रहा हूं, मैं KGMU के डॉक्टर से नहीं पूछ रहा हूं, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। हाँ, तो ये जो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए अपने देश में कुछ हाल के दिनों में, जब ये आ गई थी, उसमें इलेक्शन नंबर 1, कुंभ को मैं इसलिए नहीं, मतलब कुंभ भी था, और ये जो यूपी में खास करके पंचायत इलेक्शन जी, अब आपको क्या लगता है कि इसका जो इफेक्ट है वो अभी दिखने वाला है कि दिख चुका, कि अभी क्या रिपोर्ट आएंगी? गांव की बहुत रिपोर्ट भी नहीं आ पाती है भाई, यहाँ तो हर आदमी ऑक्सीमीटर में यहाँ लेके बैठा हुआ हूँ, लेकिन गांव में आप भी जानते हैं, आपको गांव से संबंध है, कि गांव में कितने लोग अभी, तो ये क्या द वर्स्ट इज ओवर कि अभी अपने को वेट एंड वॉच है गांव के लिए? देखिए, मैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरे एक छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझसे 28 मार्च को एक प्रश्न पूछा, होली थी 2 दिन बाद, एक अगले दिन थी, कि डॉक्टर सूर्यकांत ये होली लोग खूब खिलेंगे मिलेंगे, इसका क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा 100% पड़ेगा, और मुझे 3 अप्रैल को पूछ लेना। बोले 3 अप्रैल आपने क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए कहा क्योंकि ये जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात वायरस अंदर आपके शरीर में प्रवेश किया और पहला लक्षण आया, उसके बीच के अंतराल को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये इंक्यूबेशन पीरियड वायरस 14 दिन तक होता है, ऑन एन एवरेज 5 डेज होता है। तो मैंने कहा 3 अप्रैल को 5 दिन पूरे हो जाएंगे। आपने प्रश्न किया है, होली के 29 तारीख को होली खेली जाएगी, लोग मिलेंगे, और 3 तारीख को 5 दिन पूरे हो जाएंगे। यानी अगर होली पे लोग मिले हैं और अगर ट्रांसमिशन बढ़ा है तो 3 अप्रैल को केसेस बढ़ेंगे।
और केसेस बढ़ गए। 3 अप्रैल को अपने आप उनका फोन आया शाम को, डॉक्टर सूर्यकांत आपकी आशंका बिल्कुल सही थी, आप सच थे, केसेस देखिए अचानक बढ़ गए और तब से बढ़ ही रहे हैं। देखिए इसी तरह अब आपका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चुनाव मतगणना 2 मई को हुई है, 2 मई को, तो 2 मई में 5 आप जोड़ दीजिए। नहीं 2 मई को शुरू नहीं, 2 मई को शुरू हुई और पंचायत के चुनाव की मतगणना खत्म होते होते 5 तारीख हो गई, 3-4 दिन लगे हैं वहां, तो 5 इज दी क्लोजिंग डेट। उसके पहले चुनाव भी हुए हैं, तो चुनाव भी हुए हैं, तो जिन जिन चरणों में चुनाव हुए हैं उनका प्रतिफल तो 5-5 दिन बाद दिखने लगा, और अभी जो मतगणना का है वो अभी 5 तारीख को खत्म हुआ है, दिख रहा है, अभी 1-2 दिन और दिखेगा और थोड़ा और भी ज्यादा जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है जहां वायरस तो देख ही रहा है कि भीड़ कहाँ है, कहाँ लोग इकट्ठे हैं, कहाँ बिना मास्क के हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं मास्क उतार के, कहाँ खाना खा रहे हैं मास्क उतार, वो तो इसी जुगाड़ में बैठे हुआ है। उसे तो होस्ट चाहिए, नहीं मिलेंगे तो निराश हो जाता है, संख्या कम हो जाती है, जैसा हुआ था 16 सितंबर को। तो मैं ये बता रहा था कि गांव वालों के लिए जब मैंने सोचा कि ये 6 दवाएं अगर हम देंगे तो किसकी कीमत क्या आएगी, तो मैंने बहुत सोच विचार किया और फिर मैंने कहा कि नहीं, गांव वालों का हम 3 दवाओं से इलाज करेंगे, 6 से नहीं। और इन सबको मैंने 2 दवाओं, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, 2 तो दवाएं ली। तीसरी दवा जो मैंने ली है, आजकल पूरे देश में उस पर बहस छिड़ी हुई है कि डॉक्टर सूर्यकांत ये कहाँ से अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनका मकसद है, क्यों प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, क्यों नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। मैं आता हूँ उस पर जी। तो गांव वालों के लिए मैंने कहा कि भाई 24 आप जो है दिन में कम से कम 1 बार अपना ऑक्सीजन 2 बार अगर नपवा लें तो बहुत अच्छा है। तो ऑक्सीजन नपाते हुए जिस व्यक्ति की ऑक्सीजन कुछ लक्षण हो, कुछ लक्षण मतलब जरूरी नहीं बुखार हो, इस बार मैंने कहा ना, वो कहावत थी कि जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, तो कोरोना किस लक्षण में आ जाएगा हम कह नहीं सकते। सिर दर्द कोरोना हो सकता है, आंख में खुजली कोरोना हो सकता है, नाक से पानी कोरोना हो सकता है, गले में खराश कोरोना हो सकता है, सिर बदन दर्द कोरोना हो सकता है, पीठ में दर्द कोरोना हो सकता है, डायरिया कोरोना हो सकता है, उल्टी कोरोना हो सकता है। अरे कौन सा लक्षण बचा जिसमें कोरोना नहीं हो सकता है, सब में कोरोना हो सकता है। तो हमने कहा कोई नया लक्षण हो प्लस बुखार हो। अब बुखार के लिए थर्मामीटर कई बार गांव में घर में नहीं होता है, तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करें, ये ऐसे हाथ लें और हथेली की तरफ से इधर की तरफ किसी बच्चे को बोले, किसी दूसरे आदमी को बोले ऐसे यहाँ ऐसे रखें, और अगर ये छूने में गर्म है तो 100% 100 हैं, आप सैकड़ा पार कर लिया है आपने या पार करने वाले हैं, 100 से ऊपर आपका बुखार है, तो आप 500 मिलीग्राम की पैरासिटामोल ले लीजिए, 60 अगर भारी भरकम वजन के तो 650 वाली ले लीजिए। और पैरासिटामोल लेने में कोई कंजूसी मत करिए। कई लोग कहते हैं अरे साहब अभी ली थी फिर ये चढ़ गया, ले लीजिए दोबारा, क्या दिक्कत है भाई, अरे पेट में खाना खाया था, घर में हो, भूख लगी, दोबारा खा लो, कौन सा तुम्हें होटल में पेमेंट करना है। तो ये मैंने कहा कि ज्यादा तेज बुखार ना होने पाए, ज्यादा तेज हो गया है तो ठंडा पानी ले आइए, ठंडा पानी नहीं है तो घड़े या सुराही का पानी, फ्रिज नहीं है तो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मैं एक मिनट पैरासिटामोल के लिए रोक रहा हूँ, क्या दिन में ये 4 बार भी दी जा सकती है 6-6 घंटे पे? हाँ, मैं तो कहता हूँ 4 बार से भी 6 बार तक दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 102 तक बुखार जा रहा है और ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, आप कोशिश करिए 99 से ऊपर 100 के बीच जैसे ही पहुंचे वैसे ही दवा ले लीजिए, इंतजार मत करिए 101, 102, 103 का। कई लोग मतलब इंतजार करते रहते हैं, देखा मेरा कहाँ तक जाता है पारा। अरे कोई खुशी की बात थोड़ी, पारा ऊपर जा रहा है, पारा ऊपर ना आपका जाना ठीक है ना थर्मामीटर का जाना ठीक है, किसी का जाना ठीक नहीं है। तो 99 से ऊपर ले, क्योंकि जैसे आप ज्यादा तेज बुखार होता है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ती है, थकान कमजोरी बहुत आती है, इसलिए उस स्थिति में मत पहुंचिए। और गर्मी होती है तो पानी शरीर से निकलता है, भाप बन के दिखाई नहीं देता है, तो पानी खूब पीते रहिए, लिक्विड ज्यादा पीजिए। जूसेस, अगर गला खराब नहीं है तो जूस पी सकते हैं, और गला खराब है तो सूप पी सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, गांव वाले अपना मट्ठा पी सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कोल्ड कॉफी पी सकते हैं, जो भी पी सकते हैं। अगर गला खराब नहीं है तो आप जूस और कोल्ड कॉफी भी पी सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन को मत होने दीजिए, पानी खूब पीजिए, पैरासिटामोल लीजिए। और गांव वालों के लिए जो मेन दवाएं हमने वो 3 रखी हैं सिर्फ। आइवरमेक्टिन वैसे ही 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद 5 दिन तक, ये 5 दिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम का कैप्सूल आता है, 1 सुबह 1 शाम, ये भी 5 दिन तक। और एक दवा है स्टेरॉइड जिसको कहते हैं,
अब स्टेरॉइड को लेके बड़ा लोगों को दिमाग में वो है। अब देखिए स्टेरॉइड रामबाण दवा होती है, बहुत सारी बीमारियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम केवल 5 दिन इस्तेमाल करने हैं। अब जो मेरे खिलाफ डिबेट चला रहे हैं, या मतलब खिलाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन समालोचना आलोचना सब तरह की चल रही है कि साहब आपने स्टेरॉइड क्यों कहा, स्टेरॉइड तो बड़ा वैसी दवा होती है। अरे भाई, स्टेरॉइड को अक्सर मैं कहता हूं कि मैं लिखूं तो अमृत और दूसरा लिखे तो विष, ऐसा लोगों ने प्रोपेगेंडा कर रखा। अरे खुल के कहिए ना, हमने नहीं, अमेरिका की नाइस गाइडलाइंस है, WHO ने लिखा है कि रेमडेसिविर जान नहीं बचाएगा, जान बचाएगा तो डेक्सामेथासोन यानी स्टेरॉइड बचाएगा। अब वो डेक्सामेथासोन की स्टडी हुई थी, इसलिए उसमें डेक्सामेथासोन इस्तेमाल किया गया। तो जितने रिकमेंडेशन आई उन्होंने कहा कि बस 2 गेम चेंजर हैं। अब हमारे भाई जान ले कौन से, द पब्लिक के ऑडियंस जान ले कि कौन गेम चेंजर है। एक है ऑक्सीजन और दूसरा है स्टेरॉइड, 2 ही गेम चेंजर हैं। आप देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन अभी 3 मई को आई है। उन्होंने रेमडेसिविर को, प्लाज्मा थेरेपी को, टोसिलीजुमैब को, अभी जो डॉक्टर अनूप मिश्रा बता रहे थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अभी और भी आ रही है, मोनिकल 2 कॉकटेल आ रही है जो सिप्ला कंपनी ला रही है, वो ला रही है, एक और आ रही है वगैरह वगैरह। एक DRDO ने एक दिया है दूसरा कॉन्सेप्ट। तो ये सब आ रही हैं, अभी तो ये आगे आएंगी तो हम अगले उसमें बताएंगे कि कितनी कारगर हैं कि नहीं है। लेकिन रेमडेसिविर को मैंने बहुत शुरू में ही खारिज कर दिया था और अक्टूबर नवंबर आते WHO से लेकर जितनी बड़ी संस्थाएं सब खारिज कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश के लोग इसको खारिज नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या है भाई रेमडेसिविर के पीछे। 1 महीने पहले मैंने कहना शुरू किया रेमडेसिविर की कालाबाजारी मत करो, ये जान नहीं बिल्कुल बचाता है बल्कि जान लेता है। मैं आपको उस ट्रायल की बात बता देता हूं। वेंटिलेटर पर पेशेंट थे ICU के, 2 ग्रुप किए गए। एक ग्रुप में रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया गया, एक ग्रुप को नहीं दिया गया। जिस ग्रुप को दिया गया उसमें मौतें ज्यादा हो गई, ट्रायल बीच में रोकना पड़ा। अब ये देखो, ये कोई नहीं बताएगा। इंजेक्शन रेमडेसिविर वाले 5,000 का इंजेक्शन 50,000 में बेच देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि सीरियस मरीजों को जब दिया गया तो मौत का सौदागर साबित हुआ। ये तो भाई सीरियस मरीज जहां आपको ज्यादा जरूरत थी महंगे इंजेक्शन की, वहां तो आपने काम किया नहीं। तो क्यों लिखे? डॉक्टर सूर्यकांत तो नहीं लिखते। हमारे यहाँ कोई कहता है तो मैं केस शीट पे लिखवा लेता हूं कि मैं अपनी मर्जी से रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा रहा हूं और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी सब फाइलों में नोटेड है। कल को कोई मुझसे पूछेगा कोर्ट से लेकर कोई, मैं कह दूंगा इन्होंने लगवाया, इनकी मर्जी थी। भाई बिना पेशेंट की सहमति से तो हम इलाज कर नहीं सकते। उसने सहमति दी है, हमने कहा ठीक है भाई, तो अपनी रिस्क पे ले रहे हो, ले। अभी कितनी रिपोर्ट आ रही है कि रेमडेसिविर लगाते ही अगले दिन पल्स जो है वो 40 पहुंच गई, लिवर फंक्शन डिरेंज हो गई, कभी किडनी फंक्शन डिरेंज हो गई, कभी मौत तक हो गई। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मैं उसमें नहीं, प्लाज्मा थेरेपी फेल हो चुकी है। टोसिलीजुमैब बहुत वो था कि इंटरल्यूकिन 6 बड़ा हो तो टोसिलीजुमैब दे दो, ये हो जाएगा। वो बहुत महंगी दवा है और उसमें भी किडनी डिजीज ना हो, ये ना डिजीज। अरे लास्ट में पहुंचते पहुंचते हर ऑर्गन पे असर पड़ जाता है, कोई ना कोई फंक्शन गड़बड़ा जाता है। तो कितने मरीज मिलते ही हैं जिनमें हम टोसिलीजुमैब दे सकते हैं। तो ये तीनों अब एक तरह से बंद बस्ते में जा रही हैं। टोसिलीजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, कोई स्थान नहीं है। अब ले दे के गेम चेंजर जो बचता है वो बचता है हमारा साधारण रोगियों के लिए। तो मैंने कहा ऑक्सीजन के 2 नंबर, मैजिक नंबर याद करिए गांव वालों, सबके लिए मैंने कहा। एक है ऑक्सीजन का मैजिक नंबर 94। 94 के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है हमारी नॉर्मल होती है 95 से 100 तक। 95 से 100 आपकी रीडिंग आ रही है, मतलब आप स्वस्थ हैं। 94 से जब नीचे आती तो हम कहते हैं ऑक्सीजन डीसैचुरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन फॉल कर रहा है। ये एक अलार्मिंग साइन है। और दूसरा मैजिक नंबर होता है 90। तो 94 और के बीच में अगर आप स्टेरॉइड दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा 94 नीचे आई तो ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है। एक चीज और है जो ऑक्सीजन को बढ़ाती है, दोनों में बता दूं, बहुत पेट के बल आप लेट जाइए। अब लोग 15 मिनट 5 मिनट पेट के बल लेट जाते हैं, उससे भी हालांकि तुरंत 5 रीडिंग बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट लेटने से 15 मिनट लेटने से नहीं होगा। 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे आप पेट के बल लेटिए। हाँ, इतना ध्यान रखिए खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटिए, कम से कम 2 घंटे का अंतर रखिए। जैसे सुबह आपने ब्रेकफास्ट लिया तो थोड़ा रुक जाइए, लंच लिया थोड़ा रुक जाइए, डिनर लिया तो थोड़ा रुक जाइए। ऐसे 7-8 घंटे निकाल के आप 24 घंटे में मैक्सिमम 16 घंटे तक आप प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेट सकते हैं। पेट के बल लेटने से क्या होता है कि फेफड़े की हमारी जो संरचना है, वो संरचना जिनको हम छोटे छोटे एल्वुलाई कहते हैं, वो कई बार सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, कोलैप्स पड़े रहते हैं। जब हम उल्टे लेटते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, वो भी ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट, गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने लगते हैं।
तो हम कह सकते हैं एक ऑक्सीजन रिजर्व हमारे पास पड़ा रहता है फेफड़े में, जो कि हम सीधे लेटते हैं तो काम नहीं आता, उल्टे लेटते हैं पलटते तो। वो इसी तरह स्टेपनी है भाई, कर लो स्टेपनी इस्तेमाल, उल्टा लेटने से स्टेपनी काम करने लगती है, आपको पहिया भी नहीं बदलना है। तो ये पेट के बल लेटना, स्टेरॉइड का इस्तेमाल 90 और 94 के ऑक्सीजन के बीच में करना, और तीसरा आप अग्रेसिव ट्रीटमेंट पहले दिन से डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और प्रेडनिसोलोन। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद 5 दिन, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन, प्रेडनिसोलोन PREDENI प्रेडनिसोलोन SOLONE सोलोन 20 मिलीग्राम। अब देखिए दी तो बहुत ज्यादा हाई डोज में जाती है, लेकिन मैंने सब सोच समझ के ये मीडियम डोज निकाली है कि इससे किसी का नुकसान भी ना हो। अब 5 दिन में कितना नुकसान होगा, देखिए मैं आपको स्टेरॉइड का बता दूं, स्टेरॉइड जब तक 15 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाता है तब तक उसके शरीर में कोई नुकसान, साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप स्टेरॉइड फोबिया मत रखिए, घबराइए मत। स्टेरॉइड के दवा को जब हम 15 दिन से ज्यादा देते हैं, कई बीमारियों में देते हैं, लाइफ लॉन्ग देते हैं, कई बीमारी में, टर्मिनल केयर इलनेस में देते हैं, जीवन रक्षक दवा है, प्राण बचाती है। तो हम 5 दिन दे रहे हैं, इसलिए हमारी जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जिसको हम कहते हैं, उसको एक्सिस को ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती है। और 5 दिन मैं बताऊं डॉक्टर सूर्यकांत, ऐसे ही 5 दिन 20 मिलीग्राम खा लें बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा यूफोरिया आता है, थोड़ा सा भूख बढ़ती है, दैट्स ऑल। और इसीलिए जो डायबिटीज के मरीज हैं उनकी थोड़ी शुगर बढ़ जाती है, बस ये इसका साइड इफेक्ट है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसके लिए भाई थोड़ी दवा बढ़ा दीजिए अगर डायबिटीज के रोगी हैं। डॉक्टर साहब एक और, अच्छा आप कंप्लीट कर लें। हाँ, तो ये हमने इसलिए कहा कि ये हमने प्रोटोकॉल तोड़ के प्रोटोकॉल बनाया है, और इसलिए बनाया है कि गांव वालों की समस्या सुन लीजिए आप। गांव वालों की समस्या क्या है, जांच गांव में होती नहीं, अगर हो भी गई तो 1 हफ्ते से पहले रिपोर्ट कहाँ मिलेगी। मैंने पता किया छोटे छोटे शहरों में भी 4-5वें दिन रिपोर्ट मिल रही है। तो गांव वालों की जांच हो भी गई तो 1 हफ्ते में तो बेचारा मर जाएगा। फिर कहां से उसकी मॉनिटरिंग होगी, कौन उसकी 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट लेके गए, उन्होंने कहा वो तो परलोक सिधार गए, तब क्या करेंगे आप। तो मैंने कहा है, मेरी कहावत बहुत मशहूर हो रही है, मैं द पब्लिक में भी सुनाना चाहता हूं कि न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूं, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। क्यों जांच के चक्कर में पड़ते हो भाई। अरे 30% में तो जांच भी नेगेटिव आ जाती है, तब क्या करोगे। हमारी सरकार ने भी मान लिया है कि वो 30% जिनमें लक्षण तो है लेकिन जहां रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, उनको भी नाम दिया उन्होंने प्रिजम्पटिव कोविड। और प्रिजम्पटिव कोविड का भी ट्रीटमेंट वही है जो कोविड का है। तो इसलिए हमने कहा कि लक्षण, कोई भी नया लक्षण हो, चाहे बुखार हो या अन्य कोई लक्षण हो, ऑक्सीजन 94 के नीचे गई हो, आप इलाज शुरू कर दीजिए जितना संभव हो सके। अब गांव में घर में छोटा घर होता है, आइसोलेशन जैसी फैंटास्टिक टर्मिनोलॉजी ले तो आए आप, उन्होंने कहा आइसोलेशन के नॉर्म्स आप पढ़िए, सरकारी दस्तावेज उठा के देख लीजिए, अलग कमरा हो, अटैच बाथरूम हो। अरे ये सब होगा तो हम डॉक्टर नहीं अपने घर में रोज बुला लेंगे या फीस देके उसको। यार क्या बात कर रहे हो बेकार की, गांव को समझते नहीं है आप। डॉक्टर साहब एक चीज और मन में इसलिए था क्योंकि ये मैं अभी देख रहा हूँ, देखिए एज अ इंसान, एक डॉक्टर का आपका एक रोल, हम एज अ इंसान जो हम लोगों से, ये जो शव हो रहा है, जो लोगों की डेथ हो रही है, और ये फैक्ट है कि डेथ हो रही है, उनको भाई हम सब लोग जब आदमी मरता है तो एक अंतिम श्रद्धांजलि, हम बहुत से लोगों से सालों से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर उसके घर में डेथ हो जाए तो उसके यहाँ जाना एक हमारे संस्कार में है जी। अब लोग उसमें जाने से घबरा रहे हैं। ये हो रहा है भैया, ये जो डेड बॉडी है इससे तो कोरोना फैलता है, अगर वहां गए तो ये कितना सही कितना गलत है, और उसका कोई प्रिवेंशन है। देखिए ऐसा है, वैसे तो सरकार ने कह ही दिया है कि भाई बहुत कम से कम लोग जाएं, लेकिन मैं बताऊं कि आइडियल रिकमेंडेशन क्या है क्रेमेशन का। और आइडियल रिकमेंडेशन, इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन है वो इलेक्ट्रिक क्रेमेशन का है, विद्युत शवगाह का है। अब देखिए विद्युत शवगाह लेकिन है कहाँ हमारे यहाँ इतने ज्यादा। तो आइडियली जो रिकमेंडेशन किया गया है विद्युत शवगाह इसीलिए किया गया है कि कम से कम ट्रांसमिशन डेड बॉडी से हो सके। लेकिन दूसरी चीज मैं और बता दूं कि कोविड जो है, कोरोना जो है, वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है। तो अगर आप सब लोग तो डेड बॉडी के पास जाएंगे नहीं, तो जो लोग जाएंगे वो बाकायदा प्रोटेक्शन के साथ ग्लव्स पहन के, और अगर आग देते हैं और जब बॉडी जलने लगती है तो 100 से ऊपर उसका टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर तो सब कोरोना भस्म हो जाएंगे, उसमें कोरोना कोई बचना थोड़ी है, ना राख में रहेगा, ना अग्नि में उसमें रहेगा, बॉडी में रहेगा।
हाँ, जब आप लाते हैं डेड बॉडी तब उस समय थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर होना चाहिए। आप ग्लव्स पहन के ही बॉडी को रिसीव करें और रैप की हुई बॉडी को रिसीव करें। रैप भी कर दिया जाता है और ऊपर से सैनिटाइज भी कर दिया जाता है। तो सैनिटाइज करने में ऊपर से भी कोई कोरोना होता नहीं, अंदर होंगे तो बंद हो जाते हैं। तो रैप की हुई बॉडी मिलती है जो हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है कि पहले हम बॉडी अपने यहाँ रैप कर देते हैं, फिर उसके यहाँ वो मॉर्चरी में चली जाती है। अगर उस समय क्रिमेशन के लिए लोग ले जाना चाहते हैं या रात हो गई तो रात में डेड वहाँ पोस्टमार्टम में रखी रहेगी और मॉर्चरी में, और फिर अगले दिन उसको ले जा सकते हैं या तुरंत ले जा सकते हैं। तो वो आपको सैनिटाइज करके रैप करके दे दी जाती है। तो इसमें अब हमने सुना है कि वो कंधे वाले नहीं मिलते हैं, वो भी किराए पे मिलने लगे हैं। उसके लिए पैसा नहीं, कुछ लोग पैसा दे के कंधा वाले हाँ कंधे दे रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो खैर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये रोजगार का साधन हो गया, लेकिन चलो वही हिम्मती तो लोग हैं जो कंधा दे तो रहे हैं। कम से कम इतनी हिम्मत तो उठाई, जो अपने रिश्तेदार हैं उन्होंने तो इतनी हिम्मत भी नहीं उठाई। तो देखिए मैं बता दूं, रैप की हुई बॉडी में कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट मेरा और है, उसका नाम है कि अगर आप बाहर से बाहर से बाजार से कहीं भी या डेड बॉडी क्रिमेशन से या शॉप से कहीं से आ रहे हैं, नौकरी करके आ रहे हैं, कमाई करके आ रहे हैं या कुछ भी करके आ रहे हैं, आप घर के अंदर जो घुस रहे हैं, आप मान के चलिए कि मैं कोरोना लेकर आया। इस कॉन्सेप्ट को आप ले लेंगे तो आपके घर में, आप घर के किसी सदस्य को कोरोना नहीं फैला पाएंगे, ना खुद को होगा। अब क्या करेंगे आप? मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ये इस पे भी बड़ी रिसर्च की है और मैंने डेवलप किया। मेरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन एंड इंटरनल सैनिटाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट है मेरा एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और इंटरनल सैनिटाइजेशन? आप कोई भी बाहर से मान के चलिए, तो आप मान के चलिए मैं कोरोना युक्त हूं और अब मुझे कोरोना कैरियर हूं, मुझे अपने घर वालों को बचाना है। तो एक तो जूते चप्पल आप बाहर उतारिए। हमारी देखिए भारतीय संस्कृति में कभी जूता चप्पल अंदर, हमें याद है हमारी बचपन में हमारी दादी गांव में हुआ करती थी, ए बच्चे कहां से चप्पल पहन के, बाहर बरूठी, वो जो बाहर चबूतरे के अंदर एक छोटा, उसको बरोठी हमारे यहाँ बोलते हैं, वो वहीं उतरवा दिया जाता था। नहीं, जो किचन था, ये किचन में हमारी याद में जब नई शादियां हुई, हम लोग की पत्नियां आना शुरू हुई, तो खड़े होके खाना बनने लगा, और वो तो उस समय भी माँ को लगता था भाई किचन में कैसे चप्पल पहन, ये तो सबको याद है। तो हम सब लोगों को हमारी दादी जितना रही, उन्होंने किसी को चप्पल पहन के खाना नहीं बनाने दिया। तो हमसे कहा जाता था मुंह धो बेटा, हाथ धो, पैर धो, 3 चीज धो, तब आओ, तब कुछ खाने को मिलेगा। बिस्किट तो छोड़ दो, पानी भी नहीं मिलेगा। तब रोटी दाल खाना मिलता था। हम ये भूल गए, लेकिन अच्छा है कोरोना ने हमें सब याद। तो जूते चप्पल बाहर होना चाहिए। जूते चप्पल भी कोरोना के कैरियर होते हैं, मैं आपके दर्शकों को बता दूं। तो जूते चप्पल बाहर रखिए, आप सीधे बाथरूम में जाइए और जो कपड़े आपने पहने हैं उनके मान के चलिए वो कोरोना से युक्त हैं, तो उनको आप गर्म पानी में डाल दीजिए। बाद में सर्फ या जिससे आप धोते हैं वो डाल दीजिए और उसे साफ कर दीजिए और बढ़िया से साबुन पानी से नहलवा दीजिए अपने को। आप हो गए, ये हो गया आपका एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। आपकी बेल्ट, पर्स और ये सब रख दीजिए, वो आपका बेटा बिटिया अपना सैनिटाइज कर देगा। हो गए आप एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। बाहर निकलते ही स्टीम तैयार रखिए, स्टीम ले लीजिए, बस केवल 5 मिनट भाप ले लीजिए, ये आपका हो गया इंटरनल सैनिटाइजेशन। क्योंकि 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोरोना मर जाता है और भाप होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो गलती से अंदर भी आ गए होंगे, वो भी मर गए होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता, अगर आप डॉक्टर हैं तो वो आइवरमेक्टिन वाला, बचाव वाला वो फॉर्मूला, हेल्थ केयर वर्कर हैं तो वो भी साथ में आप। डॉक्टर साहब हमारा टाइम हो गया, अगर आप इजाजत दें तो 2-4 मिनट में एक्सटेंड कर लूं, क्योंकि एक तो जरूरी प्रश्न रह गए हैं। और आप आज एक कुछ लोगों का, जो शहर के लोगों का है, और हमारे एक दर्शक हैं बहुत, वो ये कह रहे हैं कि एसी रूम, अब आजकल एसी चलने लगे हैं। जी। तो जैसे एसी रूम में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो क्या खिड़की खोल के अगर सोए और पंखे में सो सकते हैं तो क्या वो बेटर है? देखिए ऐसा है कि अगर आपका एसी रूम है और अगर उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है तो कोई एसी के कारण कोरोना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसी के कारण कोरोना नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि एसी ऑप्टिमाइज्ड एसी चलाइए, चिल्ड एसी मत चलाइए। अच्छा। क्योंकि ठंडक से, मॉइस्चर से, इन सबसे कोविड को थोड़ी ग्रोथ मिलती है, जैसे फंगस को मिलती है। तो ये जरूर कहा गया है। दूसरा, अननेसेसरली एसी मत चलाइए। आप कमरे से बाहर हैं और एसी चल रहा है तो क्या जरूरत है, ऐसे मत करिए। दूसरा, रात में खासतौर पर हमने देखा बुजुर्ग लोग एक बार उठते हैं तो 2-3 बजे टॉयलेट के उठे, आपको देखा कमरा ठीक हो रहा है तो आप एसी बंद कर दीजिए। उससे बाद बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, तो बच्चे वैसे भी सोते, एक बार सो गए तो फिर सोते ही रहेंगे, उनको जगाना पड़ता है। बल्कि आजकल तो स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो जो 11-12 बजे सो के उठेंगे तब जगा लिया जाएगा।
तो इसमें कोई जरूरत नहीं। हाँ, जिस पे आपको डाउट है ये कोविड पॉजिटिव हो सकता है, उसके साथ आप रूम शेयर मत करिए, फिर उसे अलग कमरे में ही लिटा दीजिए, और बस इतना ही प्रिकॉशन की जरूरत है। तो सबसे पहला स्टेप एक्चुअली जिस पे भी आप डाउट करें कि कोविड सिम्टम, उसको सबसे पहले आइसोलेशन जरूर करना चाहिए। लेकिन आइसोलेशन करिए एलोन नहीं, एकांतवास करिए, उसको अकेलापन नहीं, उससे कनेक्टिविटी बनाए रखिए, कम्युनिकेशन बनाए रखिए, बातचीत करते रहिए, कॉल करते रहिए, सब कुछ करते रहिए। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न, और ये थोड़ा ऐसा प्रश्न है जिसका मुझे मतलब मैं बहुत से लोगों से बात किया और इसका कोई आंसर, वो प्रश्न ये है कि ये, हालांकि आप तो सीधे डॉक्टर हो, वैक्सीन का एक अभी भी पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं नहीं स्टेट खरीदे, स्टेट कह रही है कि नहीं इंपोर्ट भी कर लेंगे जी। आपके हिसाब से देखिए, वैक्सीन को लेके भी मेरे स्वतंत्र विचार हैं जी। फिर मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं AIIMS के वाइस चेयरमैन के नाते बोल रहा हूं। मेरे स्वतंत्र विचार हैं। जब ये आया कि वैक्सीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी लगेगी, तो मैंने अगले ही दिन कहा कि भैया जो 250 रुपए दे रहा है, आधार कार्ड दिखा रहा है, उसकी उम्र मत पूछो। क्यों पूछ रहे हो उम्र? 45 से ऊपर, 45 से नीचे। पैसे दे रहा है भैया, उसकी उम्र मत पूछो। और उस समय नहीं ये ध्यान रखा गया, अब आप 45 से और 60 के चक्कर में लग गए। लेकिन सबसे ज्यादा सड़क पे कौन था? सड़क पे तो 18 से 45 के बीच का आदमी था। कमाई के लिए वो जा रहा, पढ़ाई के लिए वो जा रहा। तो चाय की पत्ती वो लेने जा रहा, दूध वो लेने जा रहा, सब्जी वो लेने जा रहा, फल वो खरीदने जा रहा, राशन वो लेने जा रहा। तो आपने उसको रोक दिया। फिर मैंने कहा भाई, इस देश में मुकेश अंबानी जैसे लोग भी रहते हैं, अडानी भी जैसे भी लोग रहते हैं, तो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को भी आने दीजिए और इनसे कहिए खरीदे ले आए। अरे ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत रख लेंगे वो लोग? 1 लाख रख लेंगे, तो 1 लाख में भी वैक्सीन लगाने वाले हमारे देश में लोग हैं। डॉक्टर साहब मैं बीच में इंटरप्ट करके बता दूं, कुछ लोग दुबई गए हैं और लगवा के आए हैं। मेरी जानकारी में कुछ लोग मुंबई में हैं, बिल्कुल गए होंगे, दुबई गए और जाके लगवा आए। तो हम क्यों नहीं मॉडर्ना फाइजर उनको यहाँ ला सकते थे और उनको दिलवा? भाई कम से कम हमारे देश में मान लो 10 लाख लोग थे ऐसे जो 1 लाख में भी लगवा लेते, तो 10 लाख तो हमारे वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। हालांकि अब तो करोड़ों लोग हैं जो खरीद के लगवा लेंगे। नहीं, अब ज्यादा नहीं है। मुकेश अंबानी जी तो खुद लगवाते हैं, अपनी मेड का लगवाते हैं, अपने ड्राइवर, इस बहाने, क्योंकि उनको तो वो बबल भी चाहिए ना, जिस घूमते हैं तो उनके यहाँ शायद सुनते हैं उनके घर में 500-600 लोग काम करते हैं, तो वो 500-600 लोगों का तो लगवा ही देते हैं ना। और CSR, अच्छा उनके पास तो एक रास्ता भी है, जैसे अभी उन्होंने CSR फंड अपना जो गांव है वहां पे लगा रहे हैं, तो CSR फंड एंटालिया में ही लगा देते, तो कहीं ना कहीं कुछ भले किसी की भलाई हो जाती। अरे अपने एम्प्लॉइज को लगवा सकते थे वो। जी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि बॉबी रमाकांत जी ये अद्भुत काम करते हैं आपके संपर्क में, मालूम है, छोटे भाई है हमारे। उन्होंने एक चीज ये पूछी, इसके क्योंकि इसके साथ खत्म करेंगे। उनका कहना है कि इस टोबैको यूज एंड TB इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कोरोना। यस, आप देखिए स्टडी हुई है, स्मोकिंग जो है वो 2.5 गुना कोरोना रिस्क को बढ़ा देता है। टीबी के वो रोगी जिनमें फेफड़े में धब्बे रह गए हैं, उनमें भी कोरोना की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। तो ये दोनों ही हाई रिस्क में आते हैं। और मैं तीसरा बॉबी जी छोड़ गया, अस्थमा के रोगी जो अपना इनहेलर नियमित नहीं ले रहे हैं, उनको भी रिस्क ज्यादा है कोरोना होने की और गंभीर कोरोना होने की। तो अस्थमा के अनियंत्रित रोगी जिनका अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, तो अनकंट्रोल्ड अस्थमा, टीबी के वो मरीज जो अभी टीबी है, या टीबी के वो पुराने रोगी जिनमें एक्सरे धब्बे रह गए हैं, और जो धूम्रपान करते हैं या टोबैको करते हैं, उनको सबको कोरोना होने का खतरा ज्यादा है। बिल्कुल सही पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। लास्ट प्रश्न इसके बाद नहीं पूछूंगा क्योंकि अब आपका समय आपने बहुत दे दिया। लास्ट, ये इनहेलर का भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं कहीं उसका इस्तेमाल करने से कुछ बचाव है। देखिए, कोरोना क्या करता है, वो तो एक तो सूजन पैदा करता है और दूसरा सूजन ढूंढता है कि कहाँ इन्फ्लेमेशन हमें मिल जाए, तो उसकी एंट्री आसान हो जाती है। तो जिन लोगों को नाक की एलर्जी है, गले की एलर्जी है, अस्थमा है, ऐसे लोगों को ढूंढता है कि ये इनहेलर ना लें और ये कंट्रोल। तो अभी एक स्टडी हुई है, 2 स्टडी हुई हैं, एक स्टॉइक करके स्टडी हुई है और एक दूसरी स्टडी हुई है, दोनों यूके में हुई हैं। और ये स्टॉइक स्टडी ये कहती है कि अगर शुरुआती लक्षण गले के खराश वगैरह हैं और शुरू में ही ब्यूटासाइड नाम का अगर इनहेलर ले लिया जाए सुबह शाम, 800 माइक्रोग्राम सुबह, 800 माइक्रोग्राम शाम, तो हम व्यक्ति को जल्दी रिकवरी दे सकते हैं, जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं, और अस्पताल जाने का रास्ता उसका कम हो जाता है। और अस्पताल में मान लो भर्ती हो गया, तो अस्पताल में रुकने के दिन कम हो जाते हैं।
मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है। ये अभी अभी स्टडी आई है थोड़ी देर पहले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं आपको आगे भी तकलीफ दूंगा, आपका समय तो एक एक पल जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे बहुत से दर्शक इसको इससे वो लिए हैं, उनके रिमार्क्स आ रहे हैं।